So IMCOM back again with the compliances with Companies Act 2013, right? So what are the rules and regulations, or what are the basic requirements which the company has to disclose as per the Companies Act 2013? Okay. Unlisted companies in India are primarily governed by the Companies Act 2013, which sets the legal framework for their obligations, operations, बराबर, and governance. Key compliance requirement क्या है? Board of Directors, minimum 2 directors of private company and 3 of public listed company. At least 1 director must be resident of India. बराबर. Annual filing आपको करनी ही है. Submission of annual returns MGT 7 and financial statements AOC 4 to the registrar of company. बराबर. कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR में आपने क्या किया? 2% मैंने बोला था, याद है आपको? यस. रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस, यस. फ्रॉड प्रिवेंशन एंड इंटरनल ऑडिट. व्हाट आर द स्टेप्स और व्हाट आर द कंट्रोल्स दैट यू हैव लेट डाउन टू कंट्रोल द फ्रॉड्स. पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स यानी कि गवर्नमेंट कंपनी, इनको भी अपने सारे अकाउंट्स डिस्क्लोज तो करने ही है. यू आर ऑलरेडी अवेयर अबाउट दैट. व्हाट आर द अदर थिंग्स दे हैव टू कीप इन माइंड अकॉर्डिंग टू द ऑडिट या कॉर्पोरेट गवर्नेंस की नजर से. पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स आर गवर्नमेंट ओन कॉर्पोरेशंस, जैसे कि रेलवे है, बराबर है, ऑयल एंड नेचुरल गैस है, ONGC है, LIC है, बराबर, SBI है, बराबर, ये गवर्नमेंट है. करेक्ट. Enterprises that operate in key sector of the economy including energy, infrastructure, banking and manufacturing. These entities, मैंने शायद सारे एक एक एग्जांपल दे दिए है, बराबर है. These entities play a significant role in national development and economic stability. बराबर. अब मुझे आप लोग कमेंट में मार के देना कि हाईवे के लिए अथॉरिटी कौन सी है, ओके, और मुंबई के आसपास यानी कि वसई, विरार, भाईंदर एंड ऑल दोस थिंग्स, उनके डेवलपमेंट के लिए जो काम कर रही है अथॉरिटी, वो कौन सी है. ओके. 2 क्वेश्चंस. आई नीड आंसर्स इन द कमेंट. 1, द अथॉरिटी विच इज टेकिंग केयर ऑफ द हाईवेज. 2, द अथॉरिटीज विच इज टेकिंग केयर अबाउट द नियर बाय एरियाज ऑफ मुंबई. डन. मुझे आज आपकी कमेंट यहाँ पे आनी चाहिए. तो देखो, थोड़ा सा एक्टिव होगा, इंटरएक्टिव होगा, तो आपको भी मजा आएगा सीखते वक्त, और मुझे भी मजा आएगा कि हाँ बच्चे ध्यान दे रहे हैं. बराबर. यस. Here is the polished transcription of the 5th page you uploaded. ये तो ऐसे ही है टाइम पास के लिए, बराबर, क्योंकि थोड़ा सा AI का हेल्प लिया अपन ने PPT बनाने के लिए. गवर्नेंस फ्रेमवर्क फॉर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स क्या क्या है? तो एक लीगल या रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, बराबर. आप इंडियन कंपनीज एक्ट 2013, मेरे को 1956 दिमाग में इतना बैठ गया क्योंकि सीखा है और इतने सालों तक सिखाया है, बराबर, तो फिट बैठ गया हुआ है. बीमार, कंफर्म बीमार पड़ने वाला, बुखार और खांसी एक साथ. ओके. गवर्न्स PSUs incorporated as companies. The Public Enterprises Resolution Act 1956, तो किसी ना किसी हिसाब से 1956 आ रहा है. प्रोवाइड्स फाउंडेशन फॉर एस्टेब्लिशिंग पब्लिक एंटरप्राइजेस. सेक्टर स्पेसिफिक लॉज. आप बैंकिंग में हो तो आपको RBI के रूल फॉलो करने हैं. आप इंश्योरेंस का बिजनेस चला रहे हो तो IRDA का, एंड सो ऑन. करेक्ट. Such as the Banking Regulation Act 1949 for public sector banks and Electricity Act for power sector PSUs. बराबर है. क्लासिफिकेशन ऑफ PSUs कौन से? तो PSUs तब बने जब भारत आजाद हुआ. पहले 25 सालों में ही ये बहुत सारे महारत्नास, नवरत्नास ये बन गए थे. ओके. तो गवर्नमेंट सेक्टर्स PSU बेस्ड ऑन देयर स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस. एक महारत्ना बना, लार्ज एंटरप्राइजेस विद सिग्निफिकेंट मार्केट प्रेजेंस. कौन कौन है इसमें? ONGC है, NDPC है एंड इंडियन ऑयल है. नवरत्ना बना, एग्जाम्पल है इनके बेल, हेल एंड EIL. मनी रत्नास बना, छोटे मोटे, बहुत छोटे लेकिन गवर्नमेंट ओरिएंटेड, IRCTC, बाल्मेर लॉरी. ओवरसाइट एंड गवर्नेंस बॉडी, तो इनके ऊपर कौन सी गवर्नमेंट बॉडी काम करेगी, बराबर है. तो सेवरल इंस्टीट्यूशनल ओवरसी द फंक्शनिंग एंड गवर्नेंस ऑफ PSUs. डिपार्टमेंटल पब्लिक सेक्टर enterprises, that is DPE, provides policy guidelines and performance monitoring. नीति आयोग आपको छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट, डिसइन्वेस्टमेंट, ये सब एक्टिविटीज क्या करनी है उसके ऊपर ध्यान करता है. कंट्रोलर एंड ऑडिटर यानी कि कैक की रिपोर्ट आए, आप लोग 10 बार देखते होंगे. ये गवर्नमेंट अथॉरिटी है जो गवर्नमेंट सेक्टर्स का ऑडिट करती है, उनकी रिपोर्ट देती है कि इनमें क्या झोल है, क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या बुराइयाँ हैं, क्या खामियां हैं जो हम लोग ओवरकम कर सकते हैं, बड़ा स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, दैट इज स्वॉक एनालिसिस, वो सब चीजें. पार्लियामेंट्री कमिटीज आपको पता ही है, बराबर है, कि सच एज
Public Account Committee and Committee on Public Undertakings, right, which scrutinizes PSU performance. Here is the Polish transcription. Okay, performance monitoring and accountability. मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी कि MOU जो आप एक दूसरे के साथ साइन करते हो. A performance evaluation mechanism between PSU and the government to set targets and assess achievements. Board structure and autonomy. PSU boards consist of executive and independent directors to ensure accountability. Disinvestment policies. The government reduces its stake in PSU through disinvestment, privatization or strategic sales. रोल ऑफ डिपार्टमेंटल पब्लिक एंटरप्राइजेस, बराबर, तो वो डिपार्टमेंट्स जो आपके पब्लिक एंटरप्राइजेस को हैंडल कर रहे हैं. द इज द की गवर्नमेंट बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज एंड प्रोवाइडिंग गाइडलाइंस फॉर द इफेक्टिव गवर्नेंस ऑफ PSU. इट ऑपरेट्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड प्ले क्रूशियल रोल इन PSU एडमिनिस्ट्रेशन. इनका फंक्शन क्या है DPE का? डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस. ओके, डेवलप पॉलिसीज ऑन PSU गवर्नेंस, रीस्ट्रक्चरिंग एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट. बैंक के मर्जर वगैरह होते हैं तो इनके थ्रू इनके साथ परमिशन दिए कि वो करता है. इशू गाइडलाइंस फॉर CSR एंड सस्टेनेबल इन PSUs. परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग, नाम से ही पता चल रहा है कि जो भी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस है वो कैसे परफॉर्म कर रहे हैं उसके ऊपर मॉनिटर करना. डिसइन्वेस्टमेंट एंड रीस्ट्रक्चरिंग, अगर कोई पब्लिक सेक्टर ऐसा है जो ओवर कैपिटलाइज्ड है तो उसमें से पैसा निकाल दो. अगर कोई अंडर कैपिटलाइज्ड है और स्कोप है कि बाबा ये बढ़ सकता है लेकिन पैसे की कमी है तो उसमें पैसा डालो. ये सारी चीजें कौन करेंगे? DPEs. कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड कंप्लायंसेस एज द नेम इंडिकेट्स, बराबर है. वेजेस एंड HR पॉलिसीज, करेक्ट. कोऑर्डिनेशन विद अदर एजेंसीज, तो ऊपर की जो जो एजेंसियां है DPE क्या करता है? इनके साथ कोऑर्डिनेट करता है. इनके रूल्स एंड रेगुलेशंस, इनकी रिक्वायरमेंट्स क्या है उसके हिसाब से अपना PSU जा रहा है या नहीं जा रहा है वो स्टेज करता है, बराबर, उसको स्टडी करता है. तो वो इग्नोर करना थोड़ा सा, 3-4 लाइन. हियर इज द पॉलिश ट्रांसक्रिप्शन द्वारा वो AI ने थोड़ा सा झोल कर दिया है. ओके, कॉर्पोरेट गवर्नेंस गाइडलाइंस फॉर PSU. तो PSU को कॉर्पोरेट गवर्नेंस के हिसाब से कौन सी तो हमने देखा था ना अलग अलग कमिटीज, वो कमिटी, ऑडिट कमिटी, एक्सपेंस कमिटी, ये कमिटी, वो कमिटी, वही चीज. बोर्ड स्ट्रक्चर एंड कॉम्पोजिशन. द PSU मस्ट हैव अ वेल बैलेंस्ड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इंक्लूडिंग एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, बराबर है, 2 नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स जो सिर्फ जनरल देखेंगे, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स. द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर्स लीड्स द बोर्ड एंड रिपोर्ट्स टू द गवर्नमेंट. ऑडिट एंड फाइनेंशियल ओवरसाइट, तो ऑब्वियसली कंट्रोल जो कैग है वही ऑडिट करेगी इनका, बराबर है. ट्रांसफर, तो ऑडिट कमिटी जो है उन्होंने कैग के साथ कोऑपरेट करना जरूरी है. ट्रांसपेरेंसी एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, तो हम लोगों ने देखा सेबी के रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है, कंपनीज एक्ट के रिक्वायरमेंट क्या क्या है, आपको वही करने हैं. विजिलेंस एंड एंटी करप्शन मेजर्स, राइट. इफ यू आर फाइंडिंग दैट सम सेक्टर्स और सम डिपार्टमेंट्स ऑफ द PSU आर डूइंग करप्शन, विल यू सिट आइडियली? नहीं. उनको पॉलिटिकल लीडर ट्रांसफर करवा लेंगे अपने पार्टी में, ऐसा चलेगा क्या? नहीं. बिजनेस है, उनको ट्रांसपेरेंसी के साथ करने दो, करप्शन फ्री रहने दो, तो ही देश की इकोनॉमी डेवलप होगी. When I am absorbing someone, when I am supporting someone in some or the other way, उसका कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा. जहां पे हजारों के झोलर है वहां पे लाखों के झोल होना शुरू हो जाएगा, बराबर. परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन एंड अकाउंटेबिलिटी एज द नेम इंडिकेट्स. विसल ब्लोअर हम लोग ने 10 बार इसको देख चुका है, तो इसके ऊपर भी ज्यादा पढ़ के फायदा नहीं है. बैंक्स एंड इंश्योरेंस कंपनी, गवर्नमेंट एंड प्रेस, बराबर. तो बैंक्स RBI के रूल्स, इंश्योरेंस IRDA के रूल्स, इतने मिनिमम फॉलो करने पड़ेंगे. बैंक्स एंड इंश्योरेंस कंपनी प्ले अ क्रूशियल रोल इन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ. Given their significance, they operate under stringent corporate governance framework, regulatory oversights, and risk management norms to ensure transparency. You have already learned final account of bank and final account of insurance company. We have seen, मैंने ही सीखा है, इसके लिए मुझे पता है, बराबर है, कि उसमें अलग स्ट्रक्चर्स है, अलग शेड्यूल्स है, आपको उसी शेड्यूल्स के हिसाब से जाना पड़ता है. कंपनीज के फाइनल अकाउंट अलग है और इनके फाइनल अकाउंट अलग है, बराबर है. क्यों? आप देश का पैसा बता रहे हो, देश के पैसे का यूज कहां कहां कैसे कैसे हो रहा है वो बता रहे हो, बराबर है. Regulatory oversights and risk management norms to ensure transparency, accountability and financial soundness, बराबर है.
ये 3 सेंटेंस इग्नोर करना, एआई ने झोल कर दिया थोड़ा। रोल ऑफ आरबीआई एंड आईआरडीएआई इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस, बराबर, तो ऑलरेडी मैंने बता चुका है। फुल बैंड बजने वाली है, तैयार रहना, लेकिन वे चालू रहने चाहिए, पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए आप लोगों की, बराबर। मेरी तरफ से मैं कोशिश कर दूंगा कि गला कितना भी खराब हो, जहां तक आवाज क्लियरली आ रही है वीडियोस आते रहेंगे, आप लोग को हेल्प होती रहेगी। ओके, रोल ऑफ आरबीआई इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस, तो आरबीआई क्या प्ले करेगी? ऑब्वियसली बोर्ड कंपोजिशन एंड फिट प्रॉपर क्राइटेरिया, ऑडिट एंड रिस्क ओवरसाइट, करेक्ट, डिस्क्लोजर एंड ट्रांसपेरेंसी, सीईओ एंड सीनियर मैनेजमेंट ओवरसाइट, कॉर्पोरेट गवर्नेंस फॉर पब्लिक सेक्टर, बराबर। तो देखो ये सारी चीजें बहुत लॉजिकल है, सिंपल है। रोल ऑफ आईआरडीए, तो आईआरडीए क्या है? इंश्योरेंस के लिए है, तो वो इंश्योरेंस कंपनी को ही रेगुलेट करेगी, बराबर। क्या क्या देखेगी? बोर्ड एंड गवर्नेंस, सॉल्वेंसी एंड कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, डिस्क्लोजर एंड ट्रांसपेरेंसी, पॉलिसी होल्डर्स प्रोटेक्शन, इन्वेस्टमेंट एंड रिस्क ओवरसाइट, बेसल नॉर्म्स एंड रिस्क मैनेजमेंट इन बैंक्स। तो बेस 1, बेस 2, बेस 3, बेसल 3 जो है वो अभी रिसेंटली आए हुए हैं, जिसमें आप अलग अलग मैंडेट्स को पकड़ रहे हैं, बराबर। पहले ये कहा गया था कि नहीं सिर्फ शेयर होल्डर्स का पैसा इंपॉर्टेंट है, बाद में कहा गया नहीं शेयर कैपिटल के साथ साथ आपको कितना रिटर्न दे रहे हो वो भी इंपॉर्टेंट है। फिर देखा गया नहीं बैंक में लिक्विडिटी और प्रॉफिटेबिलिटी और कैपिटल एडिक्वेसी तीनों इंपॉर्टेंट है। तो हाउ बैंकिंग सेक्टर इज गिविंग इंपॉर्टेंस टू डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरियाज फॉर शोइंग इट्स लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी, दे आर बेसल नॉर्म्स। ओके, तो बेस 3 आया कब आया? 1988। अब ये मैंने क्यों इतने डिटेल में इतने फास्ट फास्ट बता दिया, तो मेरी पीएचडी जो है वो प्रॉफिटेबिलिटी एंड लिक्विडिटी पे ही है और उसमें मैंने ये पढ़ाई की है। ओके, बहुत जल्द आपको वो खुशखबरी भी मिल जाए, होपफुली फिंगर्स क्रॉस, कि अपना थीसिस कंप्लीट हो जाए, सबमिट भी हो जाए, उसका वाइवा भी हो जाए और अपन डॉक्टर भी बन जाए। ओके, विल बी वेटिंग फॉर यू ऑल द बेस्ट फॉर दैट। Basel norms are international banking regulations issued by the banking for international settlements. To enhance financial stability, India through the RBI has adopted these norms to manage risk in banking sector effectively. Base 1 कब आया? 1988 में। क्यों आया? कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो के। ओके, बेस 2 कब आया? 2004 में। क्यों आया? तो 3 चीजें जानने के लिए, मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट, ओके, सुपरवाइजरी रिव्यू प्रोसेस, बराबर, एंड तीसरा मार्केट डिसिप्लिन जानने के लिए कि मार्केट में आपके ट्रांसपेरेंसी है या नहीं है। बेस 3 कब आया? 2010 में, अभी चल रहा है वो। क्या क्या जान रहा है ये? तो एक हायर कैपिटल रिक्वायरमेंट, बराबर, लिवरेज प्रिवेंट्स एक्सेसिव बोरोइंग्स ऑफ द बैंक्स, लिक्विडिटी कवरेज, आपकी लिक्विडिटी कितनी है वो, प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है वो, और काउंटर साइकिल कैपिटल बफर के इन केस ऑफ इमरजेंसी आपने कैसे हैंडल करना है अपने कैपिटल रिक्वायरमेंट को, वो चीज आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ओके, रिस्क मैनेजमेंट इन बैंक्स, तो देयर आर वेरियस रिस्क, बराबर। बैंक चलाना है तो देखो आपको लिक्विडिटी रखनी है, आपने जो उधार दिया हुआ है आएगा या नहीं आएगा, डेप्ट कवरेज, बड़ा, आपने जो एडवांसेस लिए हुए हैं कहीं से, लोन कहीं से लिए हुए वो देना है, बड़ा, ये क्रेडिट रिस्क, आपका मार्केट में आपको नाम बनाए रखना है, ऑपरेशनल रिस्क, राइट, तरह डिफरेंट डिफरेंट रिस्क। ये मेरा बैंकिंग के साथ बहुत क्लोज बन गया है नाता, अभी रीजन मैंने आपको बता दिया। सो क्रेडिट रिस्क है, मार्केट रिस्क है, ऑपरेशनल रिस्क है एंड लिक्विडिटी रिस्क है, बराबर है। वंस माय थीसिस विल बी पब्लिश्ड आई विल शेयर विद यू ऑल्सो, आप लोग चाहो तो उसको पढ़ सकते हो और खुद के लिए भी पीएचडी का टॉपिक सिलेक्ट कर सकते हो, बराबर है, मैं गाइड करने को तैयार हूँ। गवर्नेंस गाइडलाइंस इन इंश्योरेंस कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनी हमने फाइनल अकाउंट सीखा हुआ है, उसमें अलग अलग नॉर्म्स देखे हुए हैं। द IRDA हैज एस्टैब्लिश्ड कॉम्प्रिहेंसिव कॉर्पोरेट गवर्नेंस गाइडलाइंस टू एंश्योर द एथिकल एंड ट्रांसपेरेंट फंक्शनिंग ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज। बोर्ड कंपोजिशन, बराबर है, तो ये पढ़ोगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया फॉर डायरेक्टर्स एंड की मैनेजमेंट, करेक्ट, इन्वेस्टमेंट एंड सॉल्वेंसी रेगुलेशन, डिस्क्लोजर एंड ट्रांसपेरेंसी, पॉलिसी होल्डर्स प्रोटेक्शन, विसल ब्लोअर पॉलिसी, बड़ा, विसल ब्लोअर पॉलिसी और फ्रॉड प्रिवेंशन, इसमें ये दो अलग अलग उन्होंने डिवाइड कर दिया, बड़ा। बोर्ड इफेक्टिवनेस इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ऑब्वियसली इंश्योरेंस कंपनी देखो कंटिन्यूअस आपको क्लेम्स आते रहेंगे, बड़ा, आपके पास पॉलिसी प्रीमियम आएगा, आपको क्लेम सेटल करने पड़ेंगे, लेकिन वो क्लेम सेटलमेंट ऐसे आंख बंद टपली करेंगे क्या? नहीं,
जो पॉलिसी मैच्योर्ड हुई उनका पैसा देना है, बराबर। तो देयर आर वेरियस इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज ऑफ मनी, बट देन ट्रांसपेरेंसी, कंट्रोल, फॉल्स क्लेम कितनी है वो चेक करना, अकॉर्डिंगली क्लेम सेटल करना, एवरेज क्लॉज, बराबर। देयर आर वेरियस पॉलिसीज, ब्लैंकेट कवरेज पॉलिसीज, सो स्टडिंग दैट एंड अकॉर्डिंगली पे आउट ऑपरेशन, ये सारी चीजें हैं ना, बराबर। तो इंश्योरेंस में भी बहुत कुछ है। Board effectiveness is a critical aspect of governance insurance, ensuring that the company is managed in responsible, ethical and strategic manner. ना पीयूष सर ने एक ट्रेंड तो तोड़ने लिया है कि भाई अपने वीडियो एडिटेड नहीं है, हाँ बोलते बोलते थक गए हाश कर दिया, बराबर। वो कट हो गया, बाद में अचानक दूसरा आ गया, पैसे नहीं है, ब्रेक। An effective board provides oversight, sets long-term objectives and ensures accountability to shareholders and stakeholders. The composition and structure of board along with the roles of chairperson and CEO plays a vital role in achieving these objectives. बराबर। तो composition and structure of board insurance company में क्या होना चाहिए? The structure and composition board are designed to balance leadership, independence and expertise. A well-structured board ensures transparency, accountability and strategic decision-making capacity. Right? So types of directors, executive or non-executive directors है. Board typically consists of executive and non-executive and independent. तो independent नाम से ही पता चला ये individual होते हैं. Definition: full-time directors involved in daily management, non-executive part-time directors providing independent oversight. है ना, कब से पढ़ रहे थे हम लोग, अब इसका मीनिंग सामने आया। रोल, अब ये फुल टाइमर है तो पूरी तरह से कंपनी मैनेज ही ये करेगा, स्ट्रेटेजीज भी बनाएगा, बराबर है, प्रोटेक्टिव पॉलिसीज भी बनाएगा, ऑपरेशनल पॉलिसीज भी बनाएगा। ये सिर्फ आएगा, नजर करेगा, हाँ सब सही चल रहा है, अरे ऐसा नहीं है वैसा कर, मतलब ये क्या करेगा, सजेस्टिव पॉलिसीज देगा, एक गाइड रहेगा, बराबर है। देन एग्जांपल: सीईओ, सीएफओ, मैनेजिंग डायरेक्टर्स, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स एंड इंस्टीट्यूशनल डायरेक्टर्स। रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, ये मैंडेटरी है ही है, ये किसको है, listed companies must have minimum percentage of NEDs. Independent, non-executive directors with no material or financial ties to the company. Ensures transparency and protects shareholders' interests. Oversees risk management and corporate governance policies. Serve on key commitments like audit committees like audit, risk and remuneration committee. Okay. Regulatory framework, India में at least 1/3 of the board should consist of independent directors for listed company. For companies with an executive chairperson, half of the board should be independent. Done? Okay. Role of chairperson and CEO. I guess 15-20 मिनट होने आई है, तो इतना हम लोग करते हैं और रुक जाते हैं, फिर पार्ट 3 में मिलेंगे। ओके। रोल ऑफ चेयरपर्सन, तो चेयरपर्सन क्या करेगा, हर एक चीज करेगा ना, पॉलिसीज बनाएगा, स्ट्रेटेजीज बनाएगा, लीडरशिप अपॉइंट करेगा, मैनेजर कौन होगा, सुपरवाइजर कौन होगा, वो सब चीजें देखेगा, बराबर। Board leaderships and oversights, corporate strategies and policies, stakeholders communication, evaluation and succession planning. Types of chairperson structure: एक executive, दो non-executive, रोल ऑफ CEOs यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, वो क्या करेगा, स्ट्रेटेजी प्लान करेगा। ऑपरेशनल मैनेजमेंट क्या करेगा, ऑपरेशन सेट करेगा। रिस्क एंड कंप्लायंसेस मैनेजमेंट क्या करेगा, अगर फायर लगी है, कुछ भी हुआ है, कोई भी तरह का रिस्क आ गया है, मैनमेड या नेचुरल, हाउ दे विल ओवरकम इट। स्टेक होल्डर रिलेशन, ये क्या करेगा, आपके सारे इन्वेस्टर्स के साथ, कॉम्पिटिटर्स के साथ, गवर्नमेंट्स के साथ, एम्प्लॉय के साथ, ऑल द स्टेक होल्डर रिलेटेड टू द कंपनी या बिजनेस या कॉर्पोरेट हाउस, बराबर, कॉर्पोरेट हाउस, ही और शी और दिस कमेटी विल डील विद द स्टेक होल्डर्स। आई होप आपको यहां तक पूरी तरह से ये समझ में आ गया है। यस, कमेंट मारना ताकि मुझे पता चले। सी यू इन पार्ट 3। So,